कल्टीवेशन, संरक्षित खेती। अब संरक्षित खेती जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोटेक्ट करके किसी भी क्रॉप को उगाया जा सकता है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर में ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन आता है। तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, सेल्फ मेड करके बना के भी लिख सकते हैं कि किसी भी प्लांट को जब हम उसके अनुरूप, समझ में आ रहा है, जब उसके अनुरूप उसको क्लाइमेटिक कंडीशन देते हैं। देखिए, आप इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के हो, मैं अच्छी तरह से समझाने की शॉर्ट टाइम में कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लिख सकें, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए और लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जो है किसी भी क्रॉप को उसके अनुरूप क्लाइमेटिक कंडीशन दे करके उगाया जाता है। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन हो जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं आर्टिफिशियली। देखिए, हमने लिख भी रखा है यहाँ पे। तो ये संरक्षित खेती, जैसे कि प्रोसेस ऑफ ग्रोविंग क्रॉप्स इन अ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, यानी कि कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंतर्गत हम किसी भी क्रॉप को जब ग्रो करवाते हैं तो वो क्या हो सकता है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इम्पोर्टेंस क्या होता है। इम्पोर्टेंस इसकी कई इम्पोर्टेंस हो सकती हैं, जैसे इट इज़ द मॉडिफिकेशंस ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट टू अचीव ऑप्टिमम प्लांट ग्रोथ, यानी कि इसके अंतर्गत जो भी हम प्लांट को ग्रोथ करवा रहे हैं तो उससे हमें अधिक से अधिक क्या होता है, यील्ड की प्राप्ति होती है। समझ में आ रहा है, उत्पादन अधिक मिलता है। तो इसमें जो इन्वायरमेंट है वो मॉडिफाई होता है, नेचुरल इन्वायरमेंट को उसको आर्टिफिशियल तरीके से दिया जाता है प्लांट को, और प्लांट जो है ग्रोथ कर जाता है। ठीक है, तो उससे यील्ड अधिक प्राप्त होता है। अब दूसरा इंपॉर्टेंस आप क्या लिख सकते हैं, तो देखिए सोच के ही लिखना है, खुद ही आप लिख सकते हैं। सिलेबस लॉन्ग है इसलिए मैं जल्दी से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए खुद से भी आप बना के लिख सकते हैं कि जो ऑफ सीजन की क्रॉप है ना, ऑफ सीजन की क्रॉप को भी आप प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में उगा करके उसको मार्केट में ला करके अधिक आय की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसे ही आप सोच के लिख सकते हैं। देखिए स्कोप क्या हो सकता है। अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि कल्टीवेशन इन प्रॉब्लमेटिक एग्रीकल्चरल जोन। अब देखिए ये क्या होता है प्रॉब्लमेटिक एग्रीकल्चरल जोन, मतलब ये हो गया कि जहाँ पे कृषि कार्य किया ही नहीं जा सकता है। समझ में आ रहा है, तो जहाँ पे कृषि कार्य नहीं किया जा सकता है वहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियली जो है क्या किया जाता है, क्लाइमेटिक कंडीशन बनाया जाता है, तो प्लांट को ग्रो करवाया जा सकता है, जैसे डिजर्ट वगैरह। समझ में आ रहा है दोस्तों, तो ये जो है इसका स्कोप ये है कि वहाँ पर भी हम जो है अधिक से अधिक आय की प्राप्ति कर सकते हैं, क्या करके, फसलों का उत्पादन करके। समझ में आ रहा है दोस्तों। अब देखिए स्कोप में है आपका ग्रीन हाउस कॉम्प्लेक्सेज अराउंड द बिग सिटीज़, यानी कि ग्रीन हाउस कॉम्प्लेक्सेज बना करके बड़े शहरों के इर्द गिर्द, जगह कम हो फिर भी उसमें ग्रीन हाउस बना करके और उसमें अधिक आय की प्राप्ति कर सकती है। क्योंकि शहरों में जो है ना वो हरी सब्जियों की आवश्यकता अधिक होती है, हरी सब्जियों का डिमांड होता है, तो उसके अंतर्गत आप ये कर सकते हैं। ठीक है, इसे बना के आप लोग लिख सकते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, यानी कि वहाँ से निर्यात करके। समझ में आ रहा है, निर्यात करके हम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जैसे कि सब्जी हो गए, फूल हो गए, इन चीज़ों का क्या कर सकते हैं, निर्यात कर सकते हैं। कल्टीवेशन ऑफ रेयर एंड मेडिसिनल प्लांट्स। अब देखिए कल्टीवेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया ना, ऑफ सीजन के जो भी क्रॉप हैं उनको भी आप क्या कर सकते हैं, उसमें उगा सकते हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में, और मेडिसिनल प्लांट्स को भी उगाया जा सकता है, तो उससे अधिक आय की प्राप्ति की जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्कोप वगैरह और इम्पोर्टेंस में आप ये सारी चीज़ें जान सकते हैं। ठीक है, बाकी आप खुद भी सेल्फ मेड करके लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं सिलेबस को टच कर रहा हूँ और आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप जो है खुद समझ सकें और लिख सकें। ठीक है दोस्तों, एग्जाम नज़दीक है। इसके बाद है आपका स्टेटस ऑफ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन इन इंडिया एंड वर्ल्ड टाइप्स ऑफ। चलिए अब पहले इतना देख लेते हैं कि स्टेटस ऑफ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन इन इंडिया एंड वर्ल्ड। तो देखिए स्टेटस यानी कि क्या दशा है, समझ में आ रहा है कि इस समय क्या दशा है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की भारत में और विश्व में। तो जैसा कि हमने देखिए लिख रखा है कि एज द पर द रिपोर्ट बाय द एंड ऑफ 20th सेंचुरी एरिया अंडर द प्रोटेक्टेड, इसे ध्यान से आप लोग देखेंगे, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन वाज अबाउट 110 हेक्टेयर इन इंडिया। देखिए 20th एरिया, समझ में आ रहा है कि टोटल अगर आप कह सकते हैं कि भारत में 110 हेक्टेयर जो भूमि है ये क्या है, इंडिया में प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन किया जा रहा है। समझ में आ रहा है, एंड द वर्ल्ड ओवर 275,000 हेक्टेयर, यानी कि विश्व का 275
70,000 हेक्टेयर भूमि क्या किया जा रहा है, भूमि पर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग स्टेटस और लिख सकते हैं इंडियाज एंड वर्ल्ड्स, समझ में आ रहा है। तो इसलिए हमने बहुत शॉर्ट में इसको लिखा है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं जूम करके आपको दिखा भी दे रहा हूँ। और अभी मैंने जस्ट ही जो है पूरे सिलेबस को टच किया है और जल्दी जल्दी लिख करके प्रयास किया हूँ कि जल्दी से आपका सिलेबस टोटल टच हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन साइट एंड क्लाइमेट। अब देखिए इसके बाद है हमारा टाइप्स ऑफ, हाँ आप लोग अपना सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस रख लीजिए, सिलेबस के अनुसार ही मैं बता रहा हूँ, एक एक टॉपिक में कवर करता जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन साइट एंड क्लाइमेट, यानी कि प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के टाइप क्या होते हैं और साइट और क्लाइमेट के अनुसार उनको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये क्या है कि लो टनल्स, एक होता है लो टनल्स। अब ये लो टनल्स क्या होता है, तो लो टनल्स जो होता है नाम से ही पता चल रहा है कि नीचे की तरफ, लो में छोटा, समझ लीजिए ऐसे आप, छोटा वाला जो टनल्स होता है उसको हम लो टनल्स कहते हैं। तो ये किस में आता है, प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंतर्गत ही आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो हाइट होती है ना ये 4 फीट होती है। ठीक है, 4 फीट के नियर अबाउट इसकी हाइट होगी और 3 से 6 फीट इसकी चौड़ सकते हैं, मैंने लिख भी रखा है। और फिर इसके बाद आता है दूसरा वाला वॉल्क इन टनल्स। देखिए याद करने का बहुत आसान तरीका है कि टनल्स याद रखेंगे, एक लो टनल्स नीचे वाला जो 4 फीट के करीब में ही होता है, समझ में आ रहा है दोस्तों। तो और एक है वॉल्क इन टनल्स, वॉल्क से ही पता चल रहा है कि टहल भी सकते हो उसमें। ठीक है दोस्तों, तो वो जो है 3 से 4 मीटर टाल होता है, ठीक है ना, लंबा होता है, बड़ा होता है, तो उसमें आप आ जा भी सकते हो और प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन उसके अंतर्गत भी किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो वॉल्क इन टनल्स हो गया। इसके बाद नेट हाउसेज। अब नेट हाउसेज क्या होता है, तो नेट हाउसेज जो होता है दोस्तों को इसके अंतर्गत जो है नेट हाउसेज, जैसे कि आप लोग देखते होंगे वो हरी वाली जलियाँ नहीं होती है, आप लोग देखे होंगे काफ़ी जगहों पे लोग यूज करते हैं, छत वगैरह पे भी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन लोग करते हैं, अब तो प्राइवेटली अपना सब्जी वगैरह उगाते हैं लोग, तो वही जो है नेट हाउसेस। तो उससे क्या होता है कि सन रेडियंस वगैरह जो है यूवी जो भी रेडियंस होती हैं तो उनको बचाने का कार्य करता है और प्लांट जो है अच्छा ग्रोथ कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये नेट हाउसेज होते हैं। ग्रीन हाउसेज, ग्रीन हाउसेज आप जान सकते हैं कि ग्रीन हाउसेज में क्लाइमेटिक कंडीशंस बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और पौधे के अनुरूप ही क्लाइमेटिक कंडीशंस बनाई जाती है। एंड मिस्ट चैम्बर्स, ये मिस्ट चैम्बर्स आप जो कह सकते हैं, मिस्ट मीन्स होता है धुंध वगैरह, जैसे कि कोहरा आप समझ सकते हैं, तो मिस्ट चैम्बर्स धुंध कक्ष उसको बोल सकते हैं। तो मिस्ट चैम्बर्स में क्या होता है दोस्तों कि ये जो पानी होता है ना, पानी, तो उसको हम स्प्रिंग कर सकते हैं, मतलब फवारे के रूप में निकलता है, तो उसमें धुंध बनी रहती है, तो उसका क्लाइमेटिक कंडीशन जो है ह्यूमिडिटी बनी रहती है उसमें। ठीक है दोस्तों, तो ये होते हैं टाइप ऑफ प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन साइट एंड क्लाइमेट। जैसा कि देखिए मैंने कुछ और भी लिख रखा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये नहीं याद आ रहा है तो ये आप याद कर सकते हैं फोर्स्ड वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस, यानी कि अगर ये नहीं है तो ये भी लिख सकते हैं फोर्स्ड वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस, नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस, ठीक है, और इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस, शेड नेट हाउस, प्लास्टिक टनल एंड मल्चिंग, रेज्ड बेड्स। आप लोग देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, ट्रिलिजिंग एंड ड्रिप इरिगेशन। अब देखिए ये फोर्स्ड वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस, यानी कि जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी ऑफ सीजन के क्रॉप को हम बाहर नहीं उगा सकते हैं, लेकिन आप जान सकते हैं कि ग्रीन हाउस में उगा सकते हैं। तो फोर्स्ड वेंटिलेटेड, अगर किसी भी ऑफ सीजन के क्रॉप को उसमें उगा रहे हैं तो फोर्स्ड वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस कह सकते हैं। नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस, यानी कि नेचुरली तरीके से जो आप पॉली हाउस में उगा रहे हो कोई भी क्रॉप वगैरह, तो उसे कह सकते हो नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस। इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस, इंसेक्ट प्रूफ का मतलब ये हो गया कि कीड़ों का प्रकोप नहीं होगा, समझ में आ रहा है, कीड़े मकोड़ों का प्रकोप नहीं होगा, जिससे क्रॉप आपका बचा रहेगा। तो इंसेक्ट प्रूफ जो है नेट हाउस, नेट लगाया जा सकता है चारों तरफ से। शेड नेट हाउस, शेड नेट हाउस जैसा कि आप जान सकते हैं सन रेडियंस वगैरह से बचाने के लिए। प्लास्टिक टनल्स एंड मल्चिंग, तो जैसे कि क्रॉप को ढकने के लिए आप जानते भी होंगे कि मल्चिंग वगैरह किया जाता है। ठीक है दोस्तों।
रेज ट्रिलिजिंग, ये ट्रिलिजिंग जो होती है ना, ये अब बहुत पुरानी चीज़ें हैं। ट्रिलिजिंग जैसे कि पुराने जो कृषक हैं वो इसको यूज में लाया करते थे। तो ट्रिलिजिंग जैसे कि गांव में कह सकते हैं कि झमरा वगैरह, ठीक है दोस्तों, तो हमने झमरा लिख रखा है। एंड ड्रिप इरिगेशन, मतलब कि ड्रिप इरिगेशन आप समझ सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, टपक सिंचाई होती है ना दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये भी आप लिख सकते हैं। लेकिन ये आसान है, लो टनल्स, वॉल्किन टनल्स, नेट हाउसेज, ग्रीन हाउसेज एंड मिस्ट चेम्बर्स, ये भी लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा। उसके अनुरूप थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका जो ये सिलेबस है, तो इसमें दिया हुआ है कि क्लैडिंग मटेरियल्स इन्वॉल्व्ड इन ग्रीन हाउस स्लैश करके दिया हुआ है पॉली हाउस, ठीक है ना। तो क्लैडिंग मटेरियल्स इन्वॉल्व्ड इन ग्रीन हाउस स्लैश पॉली हाउस, यानी कि या करके। तो जो क्लैडिंग मटेरियल क्या होता है ये मैं पहले आपको बताता हूँ। तो देखिए क्लैडिंग मटेरियल इन्वॉल्व्ड इन ग्रीन हाउस या पॉली हाउस, तो क्लैडिंग मटेरियल कैन बी मेड ऑफ इंक्लूडेड वुड, ठीक है ना। यानी कि क्लैडिंग मटेरियल्स जो होता है वो किसका बन सकता है, वो लकड़ियों का, मेटल्स का, ब्रिक का, कंपोजिट मटेरियल्स, ब्लेंड्स ऑफ सीमेंट्स, रिसाइक्ल पॉलीस्टीरीन, व्हीट, राइस, स्ट्रॉ, फाइबर्स, यानी कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनका क्या बन सकता है, क्लैडिंग मटेरियल्स बन सकता है, ठीक है ना। ये क्लैडिंग मटेरियल्स होता क्या चीज़ है, क्लैडिंग मटेरियल्स वो होता है जो पॉली हाउस, ग्रीन हाउसेज में यूज की जाती हैं, समझ में आ रहा है दोस्तों, जिनसे बनाई जाती है वो क्लैडिंग मटेरियल्स होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो किससे किससे बनाई जा सकती हैं, अभी भी मैंने आपको बताया, वुड, मेटल्स, ब्रिक्स, कंपोजिट मटेरियल्स, ब्लेंड्स ऑफ सीमेंट्स, रिसाइक्ल्ड पॉलीस्टीरीन, व्हीट, राइस, स्ट्रॉ, फाइबर्स एक्सेट्रा। ओके दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी क्लैडिंग मटेरियल्स, ठीक है। तो इसके बाद है आपका क्लैडिंग मटेरियल्स में आप थोड़ा सा और जान लेंगे कि ये जो है द अल्ट्रा वायलेट यूवी फिल्म इज यूज्ड एट क्लैडिंग मटेरियल्स। जो अल्ट्रा वायलेट यूवी फिल्म उसका प्रयोग क्यों करते हैं हम, अल्ट्रा वायलेट जो किरणें हैं सन से रेज निकलती हैं तो उससे क्रॉप को बचाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं, तो वो क्लैडिंग मटेरियल्स होता है। और ग्लास जो होता है, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीथीन फिल्म्स, ठीक है, इनसे जो है पॉली हाउस, ग्रीन हाउस वगैरह बनाई जाती हैं। ग्रीन हाउस डिजाइन देख लीजिए, ग्रीन हाउस डिजाइन जो होती है, लीन टू एक होता है और इवन स्पान होता है, अनइवन स्पान होता है, रिज एंड फरो होता है, रिट्रैक्टेबल, ठीक है ना, रिट्रैक्टेबल रूफ एंड शेड हाउस, ठीक है ना, रिट्रैक्टेबल रूफ एंड शेड हाउस। तो देखिए ये जो ग्रीन हाउस डिजाइन होता है एक लीन टू होता है और एक इवन स्पान, ठीक है। फिगर आप लोग देख लीजिएगा ताकि फिगर बना के भी आप लोग लिख सकें, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें मैंने लिख दिया है फिर से एक बार, अ लीन टू डिटैच्ड एंड रिज्ड एंड फरो आर गटर कनेक्टेड। तो इसे भी आप लिख सकते हैं कि ग्रीन हाउस डिजाइन कैसे कैसे होते हैं। तो एक लीन टू होता है, एक डिटैच्ड होता है, एंड रिज एंड फरो होता है, एंड गटर कनेक्टेड होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल लाइट्स, अब ये देखिए लाइट्स जो होता है ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो आर्टिफिशियल लाइट्स का मतलब ये हो गया कि जो हम ग्रीन हाउस में जो उसका टेम्परेचर, ठीक है ना, टेम्परेचर कंट्रोल रखने के लिए कि टेम्परेचर कितना चाहिए तो लाइट्स की व्यवस्था करते हैं, जैसे कि प्रकाशन। अब इसके बाद देखते हैं कि ऑटोमेशन क्या होता है। तो ऑटोमेशन एम टू मिनिमाइज द ह्यूमन केयर नीडेड। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम ग्रीन हाउस में किसी भी क्रॉप को लगाए हुए हैं, ठीक है दोस्तों, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में अगर क्रॉपिंग कर रहे हैं तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंतर्गत हमें हमेशा ध्यान देना पड़ता है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, तो लोगों की आवश्यकता भी पड़ती है। तो अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा लोगों की आवश्यकता ना पड़े तो उसमें ऑटोमेशन लगा देते हैं। तो ऑटोमेशन होता क्या है, तो ऑटोमेशन से आप समझ सकते हैं कि एक प्रकार की ऐसी तकनीक हो गई जिसमें लोगों की आवश्यकता नहीं होगी, ह्यूमन केयर की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी
और उसमें खुद ब खुद जो है आपको पता चलता रहेगा कि क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, क्रॉप के लिए सूटेबल है या नहीं है और कितना है, समझ में आ रहा है। तो ऑटोमेशन हो सकता है, तो इसको आप लोग बना करके लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए सॉइल प्रिपरेशन एंड मैनेजमेंट। अब इसके बाद है आपका, देखिए आपके सिलेबस के अनुसार ही मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें बस सिलेबस को टच किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो सॉइल प्रिपरेशन एंड मैनेजमेंट, तो सॉइल प्रिपरेशन एंड मैनेजमेंट में आप देख सकते हैं कि कभी भी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करने से पहले क्लीन द सरफेस ऑफ सेल्फ एंड स्टेजिंग विथ यूजिंग वार्म सोपी वाटर। अब देखिए क्या है कि क्लीन द सरफेस ऑफ सेल्फ, यानी कि वहाँ से हटा देना चाहिए, जो भी सरफेस है वहाँ से हटा देना चाहिए। स्टैगिंग विथ यूजिंग वार्म सोपी वाटर, और उस जगह से जो भी पहले के क्रॉप के अवशेष बचे हुए हैं उन्हें हटा देना चाहिए, और फिर से क्या करना चाहिए, इकट्ठा करके फेंक देना चाहिए। फिर विथ यूजिंग वार्म सोपी वाटर, सॉइल प्रिपरेशन में ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद आप खुद ही बना के लिख सकते हैं कि FIM वगैरह डालते हैं, उसके बाद क्या क्या चीज़ें जिसकी भी ज़रूरत होती है वो आप डाल सकते हैं। वो तो आपके क्रॉप के ऊपर डिपेंड करता है, क्रॉप को किन चीज़ों की आवश्यकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए, मैं डीपली ज़्यादा नहीं आपको बता रहा हूँ, तो इसलिए जो भी चीज़ें हैं आप समझते जाएँ, चूँकि सिलेबस कंप्लीट करना है किसी भी तरह से, ठीक है दोस्तों। चलिए, सॉइल प्रिपरेशन एंड मैनेजमेंट हो गया आपका। सबस्ट्रेट मैनेजमेंट, अब ये क्या होता है सबस्ट्रेट मैनेजमेंट? तो देखिए हमने लिख रखा है सबस्ट्रेट मैनेजमेंट जो होता है प्रोवाइडिंग एनकरेज एंड डिलीवरिंग वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द रूट्स। देखिए प्रोवाइडिंग एनकरेज, तो ये जो होता है सबस्टेंस मैनेजमेंट जो होता है कि सबस्टेंस मैनेजमेंट के अंतर्गत जो पानी होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, ऑक्सीजन होता है, उसे रूट तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, द ग्रोविंग ऑफ प्लांट्स इन अल्टरनेट मीडिया यूजुअली मेड अप ऑफ ए मिक्सचर ऑफ कोको कॉयर एंड पीट मॉस, और उसके बाद रॉकवुल एटसेट्रा, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें जो होती हैं इनका हम एक मिक्सचर बना करके, किसका, कोको कॉयर का एंड पीट मॉस का एंड रॉकवुल का, ठीक है। तो इनका मिक्सचर बना करके हम क्या कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं क्या, वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन को प्लांट के रूट तक। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो ये होता है सबस्ट्रेट मैनेजमेंट। तो ये भी अगर एग्जाम में आपके आता है तो इससे रिलेटेड आप अपना लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें सब बताई जा रही हैं, ध्यान से आप लोग देखें। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ बेंचेस एंड कंटेनर्स। अब देखिए टाइप्स ऑफ बेंचेस एंड कंटेनर्स है। तो टाइप्स ऑफ बेंचेस में है आपका स्लेटेड बेंचेस, ध्यान से देखेंगे आप लोग। स्लेटेड बेंचेस है जो है ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बेंचेस, ठीक है। नेटेज बेंचेस वायर टॉप, यानी कि वायर से बना होता है। और इसके बाद है सॉलिड बेंचेस, कॉरुगेटेड और फ्लैट सीट का बना होता है ऑफ मेटल का, ठीक है। रोलिंग बेंचेस, फ्लड बेंचेस, प्लास्टिक बेंचेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं क्या होती हैं, बेंचेस बन सकती हैं वुड, स्टील और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, यानी कि दोनों को मिला करके बेंचेस बनाई जा सकती हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके बाद है आपका, तो ये रहा आपका बेंचेस, टाइप ऑफ बेंचेस एंड कंटेनर्स ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, ग्रीन हाउस कल्टिवेशन ऑफ इम्पोर्टेंट हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। अब यहाँ पे कुछ ग्रीन हाउस के जो हैं कल्टीवेशन के इम्पोर्टेंट क्रॉप्स दिए हुए हैं जिनको हमें आपको बताना है। तो देखिए रोज़, फर्स्ट है आपका रोज़ यानी गुलाब, ठीक है ना। तो देखिए रोज़ का हमने लिख रखा है कि इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है, रोजा इंडिकाए, ठीक है ना। तो रोजा इंडिकाएल होता है। और इसके बाद इसकी फैमिली जो होती है रोजेसी होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लिख रखा है रोजेसी। और इसका ये क्रोमोजोम नंबर है 2n14, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी उसका बोटेनिक साइंटिफिक नेम हो गया, और उसके बाद क्या हो गया आपका फैमिली हो गया और क्रोमोजोम नंबर हो गया, ठीक है दोस्तों। इसका ओरिजिन हो गया सेंट्रल एशिया, समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, सेंट्रल एशिया, ठीक है। अब इसके बाद
इसे पूछा है कि ग्रीन हाउस में उगाने के लिए, रोज कल्टीवेशन इन ग्रीन हाउस में कैसे हम करेंगे ये बता रहे हैं। तो देखिए सीडलिंग जो है वो सीडलिंग कैसी होनी चाहिए, 1 ईयर ओल्ड होनी चाहिए, जो बडेड रोज प्लांट्स होना चाहिए, हैविंग एट लीस्ट 3 to 4, देखिए आप लोग ध्यान से दिख रहा होगा, हैविंग 3 to 4 कैन्स, ठीक है ना, एटलीस्ट 3 to 4 कैन्स आर मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रीन हाउस प्रोडक्शंस, ठीक है ना। तो देखिए इसमें बताया गया है कि सीडलिंग कैसी होनी चाहिए, 1 ईयर ओल्ड होनी चाहिए, जो बडेड होनी चाहिए, रोज प्लांट्स जो है हैविंग एट लीस्ट 3 to 4 कैन्स आर मोस्ट सुटेबल होता है फॉर ग्रीन हाउस प्रोडक्शंस, ठीक है। चलिए वेराइटीज़, ग्रीन हाउस की वेराइटीज़ हम देख लेते हैं। तो देखिए वेराइटीज़ के लिए बहुत ही आसान है इसके वेराइटीज़, जैसे मर्सिडीज हो गया, गोल्डन गेट्स हो गया, ग्रैंड गल्ला हो गया, ठीक है ना, ग्रैंड गल्ला हो गया, फिर फर्स्ट रेड हो गया, फिर किस हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से इसको एक ट्रिक के द्वारा समझ सकते हैं कि रोज़ को लिया यानी गुलाब लिया, मर्सिडीज से बैठे और गोल्डन गेट पे गए, ठीक है ना, एक गुलाब लिया, मर्सिडीज में बैठे, गोल्डन गेट्स पे गए और वहाँ पे ग्रैंड गल्ला नाम की, चलिए ठीक है ग्रैंड गला, और फर्स्ट रेड क्या किया वो, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। चलिए सीजन देख लेते हैं। तो सीजन है इसका अक्टूबर टू दिसंबर, ठीक है दोस्तों। और नंबर ऑफ बसेज है इसका, नंबर ऑफ बसेज 50 to 60 के यानी 1000, ठीक है ना, 50 से 60 हज़ार पर हेक्टेयर क्या बसेज हो सकती हैं, ठीक है ना। और टेम्परेचर है इसका 15 से 27 डिग्री सेल्सियस तक जो है इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। इसमें गुलाब की अच्छी यील्ड प्राप्त होती है, रोज़ की अच्छी यील्ड प्राप्त होती है, ठीक है दोस्तों। अब फर्टिलाइज़र इसका 200 to 225 ppm ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है, फर्टिलाइज़र 200 से 225 ppm ऑफ नाइट्रोजन और उसके बाद 150 से 160 ppm पोटेशियम, ठीक है ना। नाइट्रोजन और पोटेशियम का क्या करते हैं हम लोग, स्प्रे करते हैं। और यदि मैग्नीशियम और आयरन की आवश्यकता हो तो उसको भी आवश्यकता अनुसार डाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हार्वेस्टिंग यील्ड क्या उसकी प्राप्त होती है, तो 225 से 350 फ्लावर स्टेम्स प्राप्त हो सकते हैं प्रति स्क्वायर मीटर। समझ में आ रहा है दोस्तों, प्रति स्क्वायर मीटर में आपका 225 से 350 फ्लावर स्टेम्स प्राप्त हो सकते हैं। ये है इसका हार्वेस्टिंग, जब आप करेंगे तो यील्ड इसकी प्राप्त होगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसके बाद हम देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें इसमें से बता देता हूँ। ये आपका जो सिलेबस है, ठीक है, तो सिलेबस में से कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, जैसे मैंने रोज़ आपको पढ़ा दिया। तो इसके बाद ये हो सकता है क्रिसेंथीमम, ठीक है ना, क्रिसेंथीमम हो सकता है, जरबेरा हो सकता है, ठीक है। आप लोग ट्रिक करते जाइए अपने सिलेबस पे, जो भी सिलेबस है आपका आपके पास में रखा हुआ है तो उस सिलेबस पे ट्रिक करिए। जरबेरा हो गया, उसके बाद लिलियम को आप ट्रिक कर लीजिए, टोमेटो को, ठीक है, कुकम्बर को, स्ट्रॉबेरी और पॉट प्लांट्स को, ठीक है। तो ये क्रॉप जो है आप पढ़ लीजिए, इसमें से एग्जाम में अगर आपके टच होते हैं तो आप लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, ठीक है, तो इसको पढ़ना आपको कंपलसरी है, तो इसे आप लोग ज़रूर एक बार पढ़ लें। फिर से एक बार बता देता हूँ, रोज़ है जो मैंने पढ़ा दिया, ठीक है, एक बार और इसको देख लेंगे आप लोग। और क्रिसेंथीमम, जरबेरा, ठीक है, लिलियम, टोमेटो, कुकम्बर, स्ट्रॉबेरी और पोट प्लांट्स, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे क्रॉप्स आप देख लेंगे। चलिए हमने क्रिसेंथीमम लिख रखा है तो क्रिसेंथीमम भी बता देते हैं। देखिए क्रिसेंथीमम का साइंटिफिक नेम, बॉटेनिकल नेम क्रिसेंथीमम इंडिकम होता है, ठीक है ना। और इसकी फैमिली एस्टेरेसी होती है, इसकी फैमिली क्या होती है, एस्टेरेसी होती है। समझ में आ रहा है दोस्तों। और इसका क्रोमोजोम नंबर 18 होता है, इसका क्रोमोजोम नंबर क्या होता है, 18 होता है। और इसकी ओरिजिन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन चाइना, यानी कि इसकी ओरिजिन चाइना है, ठीक है दोस्तों। इसकी वैरायटी देखो कितनी अच्छी है, वैरायटी इसका भी याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी।
अजय है, जे से देख लो पहले, अजय है, जय, अजय के बाद जया आ गई, फिर ज्वाला आ गया, फिर ज्योति है, फिर सुनील है, हिमांशु है, फिर सोनार बंगला, ठीक है ना, फिर सोनार बंगला। तो ये किसकी वेराइटीज़ हैं, ये क्रिसेंथीमम की हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो क्रिसेंथीमम की वेराइटीज़ आप नाम से याद कर सकते हो, अजय, ज्वाला, जया, ज्योति, सुनील, हिमांशु, सोनार बंगला, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद सॉयल इसको कैसी चाहिए, तो सैंडी-लोम सॉयल चाहिए जिसका पीएच मान होना चाहिए 6.2 टू 6.7 के बीच में क्या होना चाहिए, इसका सॉयल होना चाहिए, ठीक है ना, जिसका पीएच मान होना चाहिए। मैन्योर फर्टिलाइजर्स में आपका है NPK जो है 150 रिलेटिव 100 रिलेटिव 120, ठीक है दोस्तों। और FYM इसमें 10 से 15 टन डाल सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब चलिए स्टैकिंग, ये स्टैकिंग क्या होता है, स्टैकिंग सहारा देना, ठीक है दोस्तों। तो स्टैकिंग जो है आप बम्बू कैंस वगैरह लगा करके स्टैकिंग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इरिगेशन इसका 8 से 10 इरिगेशन की आवश्यकता होती है इसको, ठीक है दोस्तों। और इल्ड है इसका 150 टू 250 फ्लावर स्टेम्स पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने लिख भी रखा है कि इल्ड जो है इसका 150 से 250 फ्लावर स्टेम पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। कल्टीवेशन ऑफ इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट, कल्टीवेशन ऑफ इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। तो ये आपका देखिए सिलेबस में दिया हुआ है और इसको आप खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, काफ़ी आसान है ये। कल्टीवेशन ऑफ इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, तो जो इम्पोर्टेंस होती है मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स की इकोनॉमिकली जो इम्पोर्टेंस होती है मेडिकल और एरोमेटिक प्लांट्स की, उसका कल्टीवेशन कैसे होता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसने पूछा है। तो उससे इकोनॉमिकली क्या आपको प्रॉफिट होता है, ये सारी चीज़ें। चलिए फिर से देखते हैं। कल्टीवेशन ऑफ इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ठीक है ना दोस्तों। तो कल्टीवेशन ऑफ इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, तो कल्टीवेशन जो होता है उससे इकोनॉमिकली क्या इम्पोर्टेंस है उसका, ठीक है ना, मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स का। तो ये सारी चीज़ें भी आप बता सकते हैं, इसे सेल्फ राइट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे मैं कुछ हिंट्स आपको दे देता हूँ। जैसे इकोनॉमिकली अगर आप कोई भी मेडिसिनल प्लांट्स है, ठीक है ना दोस्तों, या एरोमेटिक प्लांट्स है, तो जैसा आप जानते हैं कि आयुर्वेदिक दवाओं वगैरह का जो हम सेवन करते हैं या जो भी दवाएं बनती हैं अधिकतर हमारी एरोमेटिक प्लांट्स से बनती हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसको हम जो है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में उगा करके और इकोनॉमिकली हम जो क्या कर सकते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो उसे भी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में ही उगाया जा सकता है जो भी चीज़ें हैं। जैसे कि अभी कैंसर वगैरह की, जो HIV वगैरह की अधिकतर जो शोध होते हैं, दवाएं बनती हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है आपका ये एरोमेटिक ये मेडिसिनल प्लांट से ही बनाई जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आप सेल्फ राइट कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आपका सिलेबस। उसके बाद देखिए ये दिया हुआ है कि ऑफ सीजन प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, ये दिया हुआ है आपका ऑफ सीजन प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स। तो ऑफ सीजन प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स में आप जैसा कि जानते हैं कि ऑफ सीजन जो फ्लावर्स और वेजिटेबल्स होते हैं उनको उगा सकते हैं। कौन कौन से फ्लावर्स और वेजिटेबल्स हो सकते हैं, तो इसे आप खुद ही बना के लिख सकते हैं और उनसे क्या लाभ होता है, लाभ वगैरह भी लिख देंगे तो आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है तो इसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और इस टॉपिक में देख लीजिए इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट। तो इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट के लिए भी आप जो है सेल्फ राइट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आसान है, आप इसे लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको सिलेबस आपका समझ में आया होगा और हमने पूरा सिलेबस टच कर दिया है और मैंने बता भी दिया कि कौन कौन से क्रॉप जो हैं इंपॉर्टेंट है, उन्हें आपको पढ़ना कंपलसरी है। तो इस तरह से आप लोग पढ़ें और अपनी तैयारी करें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।